नई सियासत शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी में एक नए विवाद ने सियासी गलियारों में नया रास्ता बना लिया। वो विवाद है आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव। कहीं पोस्टर तो कहीं हाथों में तख्ती लेकर अपने अपने धर्म से प्यार के इजहार का ये नया विवाद है, जिससे यूपी में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। आई लव मोहम्मद के जवाब में वाराणसी में साधु संतों ने आई लव महादेव का शंखनाद किया। पार्कों, घरों में आई लव महादेव के पोस्टर लगाए गए। काशी में सड़कों पर निकलकर साधु संतों ने आई लव महादेव का नारा लगाया। अगर वो 1000 निकलते हैं, वो 30 करोड़ हैं, तो 100 करोड़ वाले भी हाँ क्रिया की प्रतिक्रिया जरूरी है। मोहम्मद को लेकर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और ये स्वप्न देखते हैं इनके चंद आका कि भारत को हम बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका जैसे माहौल पैदा कर देंगे। तो इनका दीवा स्वप्न है। ये चुनी हुई सरकार है और शत्रुओं के माथ पर घुसकर मारने वाली हमारी सेनाएं हैं। शांति से अगर इनको समझा तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। इस नए विवाद में वार पलटवार का दौर चल पड़ा है। धार्मिक पोस्टर और नारेबाजी पर जबरदस्त राजनीति गरमाई हुई है। लव यू मोहम्मद, ये नया जिहाद शुरू हुआ है। सरकार को इस पर गंभीरता से लेना चाहिए, विशेषकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये लोग बाज नहीं आ सकते, ये लातों के भूत कभी बातों से नहीं मान सकते। हुकूमत उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पुलिस के हम बहुत ममनून और मशकूर हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये आई लव मोहम्मद पर जो ज़बरदस्ती मुकदमात करना शुरू किए हैं, उससे हमारे नौजवानों में इश्क़ रसूल की भावना पूरी तरह से उजागर हो गई है और वो इश्क़ रसूल के नाम पर आज कुछ भी करने को तैयार हैं। उधर देवरिया में मुस्लिमों के लगाए गए इस्लाम जिंदाबाद के पोस्टर के जवाब में शिवाजी महाराज के पोस्टर लगाए गए, जिसे प्रशासन ने हटा तो दिया, लेकिन अब पोस्टर हटाने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग पर लोग अड़ गए हैं। उन्होंने तत्काल तो बैनर हटाया 10 मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद किसी दबाव में उन्होंने पुनः बैनर लगा दिया था। उसी दिन से वहां की जनता को, वहां के अपने कार्यकर्ताओं को जन आक्रोश फैल रहा था। परसों वहीं के लोगों ने शिवाजी महाराज मुगलों के बाप जैसा बैनर लगा दिया था, जिसे पुलिस उतारने का प्रयास की। हम लोगों ने बैठ करके आंदोलन किया, आंदोलन समाप्त हुआ। आज की रात पुनः हमको सूचना मिली, वहां के कार्यकर्ताओं ने बताया कि पुनः बैनर पुलिस ने उतार दिया है। मैं जाने का प्रयास किया पुराने चौक पे, तब तक हम लोग को पुलिस ने हमारे घर पे हाउस अरेस्ट कर लिया। आई लव मोहम्मद के पोस्टर और नारों पर पुलिस का एक्शन जारी है। सीतापुर में आई लव मोहम्मद के नारों के साथ जुलूस निकालने पर पुलिस ने 15 नामजद सहित 100 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की है। फिलहाल धार्मिक मुद्दों पर ये नया पैंतरा और नई सियासत अगले कुछ दिनों तक थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। और यूपी की सियासत में एक बड़ा मोड़ आ गया है। रामपुर में आजम खान के घर पर लगातार समर्थक पहुंच रहे हैं, लेकिन सियासी हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि क्यों सपा का कोई बड़ा नेता अभी तक उनके घर पर नहीं पहुंचा। इस बीच अखिलेश यादव को लेकर आजम खान के तंज ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि क्या पार्टी में फूट का संकेत है ये? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीतापुर जेल से मंगलवार को आजम खान 23 महीने बाद रिहा हुए। रामपुर कोर्ट से आखिरी मामले में रिहाई का आदेश मिला तो समर्थकों का तांता लग गया। सीतापुर जेल से रामपुर पहुंचते ही आजम खान के घर पर समर्थकों की भीड़ लग गई, लेकिन सपा के बड़े नेताओं की अनुपस्थिति ने सवाल खड़े कर दिए। ये दर्द आजम खान के बयान में भी साफ झलक रहा है। बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर बात करें
पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? कोई नाराज है तो वो खैरियत से रहें और खुश रहें। आजम खान की रिहाई के बाद रामपुर की सियासत में हलचल जरूर है, क्योंकि एसपी सांसद मोहिबुल्ला नदवी मिलने तो नहीं गए, लेकिन सियासी खतरे के नफा नुकसान को तोल जरूर रहे हैं। उनके बाहर आने से आपका भी सियासी को नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए, जब पार्टी में टिकट की बात आती है तो सभी लोगों से पूछा जाता है, और आजम साहब के घर का मामला था, उनके शहर का मामला था, उनके ज़िले का मामला था, तो मैं तो उस वक्त था नहीं मौजूद, और उसमें एक दूसरे के नज़रिए को सुना जाता है और एक दूसरे से इख्तिलाफात भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है हरगिज़ कि कोई मतभेद है या मनभेद है। न मनभेद है, न मतभेद है, न विचार का कोई वो है। सपा नेता एसटी हसन ने आजम की रिहाई पर कहा, मैं उनसे मिलूंगा या नहीं वक्त बताएगा, लेकिन टिकट कटने का दुख दिल में है, बगैर खता के सजा दी गई। एसटी हसन की ये बात पार्टी की अंदरूनी कलह को जाहिर कर रही है। आप उनसे मिलने जाएंगे? देखिए, ये वक्त के ऊपर डिपेंड करता है, वक्त बताएगा जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। जाहिर है उसी का दुख मेरे दिल में है कि मुझे बगैर खता के सजा दी गई, तो जाहिर है मैं भी इंसान हूँ, कोई फरिश्ता तो हूँ, तो मेरे दिल पे भी इस बात का असर है और इस बात का गिला भी है। बीजेपी ने मौके का फायदा उठाया और सपा पर हमला बोला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सपा परिवार की पार्टी है, वो अपनी पार्टी के किसी नेता के साथ खड़े नहीं होते। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी चुटकी ली। समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र तो है नहीं, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह पार्टियां हैं और जिसका जनता से कोई सरोकर नहीं है। हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन की पार्टी है। आप देखेंगे वास्तव में भारतवर्ष में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए यदि कोई दल है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। ये सब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जिनका आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। अगर अखिलेश यादव जी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार में पुलिस के द्वारा, न्यायालय के द्वारा अगर उनका पक्षपात हुआ है तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर आना चाहिए था। सड़कों पर नहीं आए, आंदोलन नहीं किया, जिसके कारण से मुस्लिम समाज में बेहद नाराजगी अखिलेश यादव जी के प्रति है और इस बात को लेकर के मुस्लिम में बहुत आक्रोश है कि अखिलेश यादव जी को संघर्ष करना चाहिए था, सरकार के सामने खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं खड़े हुए। उधर आजम खान की रिहाई के बाद राजनीति में नए तरह का उबाल देखने को मिल रहा है। हर कोई इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर आजम खान का अगला कदम क्या होगा। दरअसल आजम खान एक ऐसे नेता हैं जो फायर ब्रांड माने जाते हैं, अपने तुनक मिजाजी के लिए जाने जाते हैं और उसके अलावा जो मुस्लिम समुदाय है उसमें भी उनकी पकड़ मानी जाती रही है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, तो ऐसे में आजम खान जो भी कदम उठाएंगे वो आने वाले दिनों में सियासी जगत में भी उसका असर पड़ेगा। आजम खान की रिहाई से सपा में एकजुटता की परीक्षा हो रही है, तो बीजेपी को नया मुद्दा मिल गया है। जानकारों की माने तो आजम खान की ये रिहाई 2027 के चुनावों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में लोग अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कहीं वो पार्टी छोड़ तो नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ कई सारे विशेषज्ञों का कहना है कि आजम खान दबाव बनाने की राजनीति भी करते हैं। ऐसे में आजम खान 2027 से पहले किस तरह का सियासी रुख अपनाएंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन उनकी नाराजगी फिलहाल जग जाहिर है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। अयोध्या में एक बार फिर से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। विनय कटियार ने अयोध्या में मुस्लिमों के होने पर और धन्नीपुर मस्जिद के निर्माण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार के एक बयान ने सियासत में हलचल मचा दी है। देखिए, अयोध्या भगवान राम की नगरी एक बार फिर सुर्खियों में है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या भगवान राम की नगरी है, यहाँ मुस्लिमों का कोई काम नहीं, मुसलमान सरयू पार या गोंडा बस्ती चले जाएं। अयोध्या नगरी के अंदर अन्नीपुर, धन्नीपुर, इसका कोई मतलब नहीं। इस जिले के अंदर क्यों रहे वो लोग, जाएं।
नदी कुछ पार चले जाएं, गोंडा चले जाएं, बाकी जगह चले जाएं, बस्ती चले जाएं, यहाँ क्या काम है उनका? यहाँ राम का मंदिर है, वही काम करेगा। कटियार यही नहीं रुके, उन्होंने धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद को भी नकारते हुए कहा कि वो इसे मस्जिद नहीं बल्कि महजिद मानते हैं और इसका कोई औचित्य नहीं है। मस्जिद क्या है उसका? वो महजिद थी, वो महजिद थी, इसलिए जो कहते हैं मस्जिद वहाँ बनेगी, कुछ नहीं बनने वाला है वहाँ, बेकार की बात है। और जो हमारे यहाँ भी कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि मस्जिद बनवा दो, उनको हम तनखैया घोषित कर देंगे। हैरानी की बात है कि बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कटियार की बात का समर्थन किया है। अंसारी ने कहा, धन्नीपुर में पहले से कई मस्जिदें हैं, नई मस्जिद की कोई जरूरत नहीं, मस्जिद के नाम पर चंदा वसूलना गलत है। तो जिससे इंसानों को फायदा पहुंचे वही काम होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं उसमें खेती करें, जो अनाज पैदा हो इतने मुसलमानों की बात को बांटें। मस्जिद की जरूरत वहाँ है ही नहीं है, कोई इतराज भी नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान उसके लिए मांग नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान का मुसलमान चाहता है कि उस ज़मीन में खेती हो, क्योंकि मैं पक्षकार रहा हूँ। अयोध्या में जितने भी पक्षकार हो, किसी को जो है उस पर कोई एतराज़ नहीं। सरकार ने ज़मीन दिया है, उस पर खेती हो और उस पर जो अनाज पैदा हो इतने मुसलमानों को बांटा जाए। वहीं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कटियार के बयान की कड़ी निंदा की है। एक धर्म गुरु ने कहा, क्या अयोध्या भारत का हिस्सा नहीं है? क्या मुस्लिम भारत के नागरिक नहीं है? ऐसे बयान देश के सौहार्द को तोड़ने वाले हैं। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इनके बयान का संज्ञान लिया जाए और ऐसा बयान जो भी दे, मुसलमान इस देश का नागरिक है, किसी के रहमो करम पे नहीं रह रहा है मुसलमान। हम इस देश के नागरिक हैं, हमने इस देश को चुना है। हमारे पास रास्ते थे जाने के, लेकिन हम नहीं गए जिन्ना के पाकिस्तान में। हम हिंदुस्तान में रहे, नेहरू के हिंदुस्तान में। वो कुछ भी कह सकते हैं साहब, उनके लिए सब चीज़ की इजाज़त है, लेकिन हमें बताया जाए क्या अयोध्या भारत का हिस्सा नहीं है? क्या अयोध्या में कोई कानून नहीं है? क्या अयोध्या के लिए कोई संविधान नहीं है? अगर है तो हमें बताया जाए कि विनय कटियार ने जो बोला है वो आपत्तिजनक है या नहीं, उन पर कार्रवाई होगी या नहीं। विनय कटियार का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। उनके इस बयान ने सियासी और सामाजिक माहौल को गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात एक ऐसे सियासी दांव की जो बुद्ध के अवशेषों को रूस भेजने के बहाने यूपी और बिहार की राजनीति को गरमाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी ने इस मिशन की कमान सौंपी है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। इस सांस्कृतिक कदम के पीछे क्या है सियासी रणनीति, रिपोर्ट में देखिए। 23 सितंबर को गौतम बुद्ध के पिपरवा अवशेषों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल रूस रवाना हुआ, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये आयोजन सिर्फ सांस्कृतिक नहीं बल्कि बीजेपी की एक सोची समझी सियासी रणनीति है। पार्टी इसके जरिए यूपी और बिहार में ओबीसी और दलित वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। भारत जिस प्रकार से पहले भगवान तथागत बुद्ध से जुड़ी हुई प्रदर्शनी का लगाने का काम, उनके पवित्र अवशेषों को ले जाने का काम मंगोलिया में किया, वियतनाम में किया, थाईलैंड में किया, अब रूस के कलमिकिया में करने के लिए जा रहे हैं। तो यह पूरे विश्व को एक परिवार मान करके कार्य करने, यानी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को वास्तविक रूप देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यूपी में पंचायत और विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। गांव-गांव में अंबेडकर और बुद्ध की मूर्तियां मौजूद हैं। ओबीसी जातियां के साथ साथ दलित समाज बुद्ध को अपना आदर्श मानता है। बीजेपी इस भावना को भुनाने की कोशिश में है। भगवान बुद्ध पिछड़ों और दलितों के बीच बहुत ही सम्मानित, बहुत महत्वपूर्ण भगवान और प्रतिष्ठापित ऋषि हैं। उनकी विचारधारा को मानने वाले बहुत लोग हैं। शायद इसी वजह से केशव प्रसाद मौर्य को वहां भेजा गया है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य स्वयं भगवान बुद्ध के बहुत बड़े अनुयायी हैं। इस कदम का असर बिहार विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। बिहार में बौद्ध तीर्थ बोधगया की आस्था लाखों लोगों से जुड़ी हुई है। मौर्य और कुशवाहा जैसी ओबीसी जातियों की बड़ी आबादी को साधने के लिए बीजेपी ने यह दांव चला है। पार्टी का मानना है कि अगर ये वोटर एनडीए के साथ रहते हैं तो विपक्ष की पीडीए रणनीति कमजोर पड़ सकती है।
देखो, भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती, विकास के नाम पर करती है। हाँ, वो महापुरुष, वो इतिहास के लोग जिनको भुलाया गया था, जिनको इतिहास के पन्नों में समेट दिया गया था, ऐसे नायकों को भी देश जाने, इसके लिए जरूर प्रयासरत भारतीय जनता पार्टी और हमारी केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार है। बीजेपी का ये सियासी दांव यूपी और बिहार में कितना काम आएगा, क्या विपक्ष इसका जवाब दे पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बुद्ध की विरासत अब सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि सियासत का भी हिस्सा बन चुकी है। जो भेजा गया है रूस में बुद्ध के अवशेषों को लेकर, उससे सीधा सा संदेश यही है कि केशव प्रसाद मौर्य अपने आप को लगातार बुद्ध का वंशज बताते हैं। तो ऐसे में मौर्य और कुशवाहा वोट बैंक को साधने के अलावा दलित वोट बैंक को साधने की भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रणनीति है। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर की हालत में अब सुधार के विधायक अब्बास अंसारी ने अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ओपी राजभर की सेहत को लेकर उन्होंने जानकारी हासिल की है। ओपी राजभर की सेहत में सुधार बताया जा रहा है। अब्बास अंसारी पहुंचे ओपी राजभर का हाल जानने के लिए, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लद्दाख में हिंसा पर सरकार के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। लद्दाख के युवाओं को गुमराह किया गया। सूत्र बता रहे हैं कि लद्दाख में हिंसा की साजिश रची गई। हिंसा अपने आप नहीं हुई, भड़काई गई, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर के। हिंसा राजनीति और निजी महत्वाकांक्षा से प्रेरित है। मुद्दों पर बातचीत की जगह हिंसा भड़काई गई, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो लद्दाख में हिंसा की साजिश रची गई। स्थिति अपने आप बिगड़ी नहीं थी, जानबूझकर स्थिति को बिगाड़ा गया था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो लद्दाख में हिंसा पर सरकार के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो लद्दाख के युवा थे उन्हें गुमराह किया गया था। लद्दाख में हिंसा की साजिश रचाई गई थी कि हिंसा हो, वहां पर आग भड़के। अपने आप नहीं हिंसा भड़की थी, हिंसा को भड़काया गया था अपनी निजी महत्वाकांक्षा और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते। तो मुद्दों पर बातचीत नहीं की गई बल्कि हिंसा को और ज़्यादा भड़काया गया। लद्दाख में हिंसा की साजिश रची गई, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। स्थिति अपने आप नहीं बिगड़ी बल्कि इसके पीछे साजिश रची गई थी। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से पथराव पुलिस वालों पर भी किया गया और एक भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर भी पथराव करते हुए नजर आए और आग लगाने की कोशिश की गई। फिलहाल आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारी नजर आए और रुकते